नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो ऑनर्स पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड, जो कि राजनीतिक विचारधाराओं का है, के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फांसीवादी विचारधारा का अर्थ व परिचय के संदर्भ में चर्चा करेंगे। फांसीवादी विचारधारा 19वीं शताब्दी की यदि समाजवाद, उदारवाद तथा जनतंत्रवाद का युग था, तो 20वीं शताब्दी को अधिकार, समष्टिवाद, फांसीवाद तथा एकाधिकारवादी राज्यों का युग होना है। ये मुसोलिन, जो कि फांसीवादी विचारधारा के संस्थापक और विचारक माने जा सकते हैं, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि 19वीं शताब्दी यदि समाजवाद, उदारवाद, जनतंत्रवाद की रही है, तो 20वीं शताब्दी को अधिकार, समष्टिवाद, फांसीवाद तथा एकाधिकारवादी राज्यों का युग होना है। ये मुसोलिन, जो कि फांसीवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं, उनका ये वाक्य है। फासिज्म शब्द की उत्पत्ति रोमन शब्द फासस या फासियो से हुई। इसका अर्थ है लकड़ी का गट्ठर। इसे कुल्हाड़ी व लकड़ियों के गट्ठर की भी संज्ञा दी जाती है, जिसमें लकड़ियों के गट्ठर को राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है और कुल्हाड़ी को शक्ति का प्रतीक के रूप में माना जाता है। रोमन साम्राज्य में यह शब्द अनुशासन, एकता और सत्ता का प्रतीक था। इस तरह फासिज्म वह प्रणाली है, यदि इसे एक प्रणाली की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें राज्य या राष्ट्र की सत्ता, उसकी संप्रभुता, उसकी नैतिकता तथा धर्म, उसकी ही स्वतंत्र इच्छा आदि पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्र की सत्ता, उसकी संप्रभुता, उसकी नैतिकता, उसके धर्म और उसकी स्वतंत्र इच्छा पर ही अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि इसमें राज्य को सर्वोपरि माना गया है। यह एक सर्वसत्तावादी प्रणाली है, जिसमें व्यक्ति के अधिकारों तथा उसकी नैतिकता का कोई मूल्य नहीं होता। मुसोलिनी के शब्दों में फासिज्म राष्ट्रीय आधार पर संगठित, केंद्रित व सर्वसत्तावादी प्रजातंत्र है। ये मुसोलिनी के शब्द हैं। ये उन्होंने कहा है कि फासिज्म राष्ट्रीय आधार पर संगठित, केंद्रित व सर्वसत्तावादी प्रजातंत्र है। इसके इतिहास के संदर्भ में या इसके परिचय के संदर्भ में हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्रथम विश्व युद्ध का उद्देश्य था कि विश्व में लोकतंत्र कायम रह सके। केवल उद्देश्य ही बनकर रह गया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसका उद्देश्य ये था कि सर्वसत्तावादी या तानाशाही या सर्वसत्तावादी निरंकुश सत्ता का विनाश हो और लोकतंत्र कायम हो। लेकिन ये केवल उसका उद्देश्य ही बनकर रह गया और एक के बाद एक विश्व के राष्ट्रों में जनतंत्र के स्थान पर अधिनायक तंत्र के विभिन्न रूप अस्तित्व में आए। कुछ देशों ने यदि
इसकी शरण इसे संसदीय शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया समझकर ली, तो कुछ देशों ने इसे अराजकता से बचने के लिए स्वीकार किया। फांसीवाद का रूप अधिनायक तंत्र का है। फांसीवाद की व्यवस्था अपने को मानव समाज के केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखती, वरन वह आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में भी नए ढंग से संगठित करने का प्रयत्न करती है। यही कारण है कि फांसीवाद की परिभाषा देते हुए C.D. बर्न्स ने अपने पुस्तक पॉलिटिकल आइडियाज़ में लिखा है कि इटली का फांसीवाद एक ऐसा सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन है जिसे राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना है। C.D. बर्न्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल आइडियलिज्म में लिखा है कि इटली का फांसीवाद एक ऐसा सामाजिक व राजनीतिक आंदोलन है जिसे राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन करना है। फांसीवाद से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जो लोकतंत्र के भिन्न है या उसके विपरीत है, तथा जो लोकतंत्र को मानव समाज के हित साधन व कल्याण के लिए अपर्याप्त मानती है। फांसीवाद का जन्म ही प्रजातंत्रीय उदारवाद के विफल हो जाने के परिणाम स्वरूप हुआ था। यह एक सर्वसत्तावादी विचारधारा है जिसे सर्वाधिकारवाद का ही इटालियन रूपांतरण अथवा मुसोलिनी द्वारा प्रतिपादित इटालियन संस्करण कहा जा सकता है। यद्यपि 1939 से 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस अवस्था का या इस विचारधारा का उतना अधिक प्रभाव नहीं रहा, तथापि इस व्यवस्था ने कुछ देशों में कुछ समय के लिए जीवन को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी पहलुओं का सुचारू रूप से संचालन किया। अतः राजनीति की विविध विचारधाराओं के साथ साथ इसका विस्तृत अध्ययन अत्यावश्यक है या आवश्यक है। अब हम करेंगे कि इटली में फांसीवाद का विस्तार कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका भी एक कारण रहा, इसका भी एक इतिहास है। इटली का इतिहास फासिस्ट विचारों से भरा हुआ है। रोम साम्राज्य के मूल मंत्र थे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा व गौरव, एकता, अनुशासन, निरंकुशता, शक्ति, राजनीति और विस्तार। जो फासिस्ट विचारधाराओं का या रोम साम्राज्य का जो मूल मंत्र था वो राष्ट्र की प्रतिष्ठा, गौरव, एकता, अनुशासन, निरंकुशता, शक्ति और राजनीति का विस्तार से संबंधित रहा है। दांते जो कि 1265 से 1321 तक इस दुनिया में रहे, ने तो इटली की एकता और विस्तार का प्रथम पैगंबर कहा जाता है। अपनी रचना डी मोनार्कियो में उसने रोम को विश्व विचार का स्रोत और विश्व शासन का केंद्र माना है। मैकियावेली जो कि इटली के बहुत प्रसिद्ध और राजनीतिक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों को देने वाले विचारक रहे हैं, जो 1469 से 1527 तक का उनका जीवन काल रहा। उन्होंने राष्ट्रवाद, निरंकुशतावाद और शक्तिवाद का समर्थन किया। 1870 में रोम की देवी द गॉडेस ऑफ रोम नामक स्मारक इटली की एकता और उसके एकीकरण को बनाए रखने के लिए किया गया था। इस प्रकार इटली में फांसीवाद का जो विस्तार दांते से शुरू हुआ वो मुसोलिनी तक कायम रहा और उसका कुछ प्रभाव उसके कुछ समय पश्चात भी देखा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली की दशा आर्थिक,
रूप से अशांति, अभाव, दरिद्रता, निराशा और मंदी के कारण बहुत दयनीय हो गई थी। संसद की दुर्बलता व युद्ध के कारण उत्पन्न कठिनाइयों ने लोगों का विश्वास प्रजातंत्र से समाप्त कर दिया था या समाप्त हो गया था, और सर्वसत्तावादी समग्रवादी भावनाओं को अवसर व समर्थन मिलने लगा था। डॉक्टर विलियम रोज ने ठीक ही लिखा है कि फासिज्म का उदय इटली में युद्धोत्तर काल के गुटों के झगड़ों से उत्पन्न अवस्था से हुआ है। यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद में जो गुटों के आपसी झगड़े हुए, उसके कारण ही फांसीवाद का उदय इटली में विलियम रोज के अनुसार हुआ या माना जाता है। फासिस्ट दल का पूर्व रूप फेसियो डी कैम्बेटिमेंटो था, जिसका उदय या जन्म 23 मार्च 1919 को मिलान नामक इटली के शहर में मुसोलिनी द्वारा आमंत्रित एक छोटी सी सभा के माध्यम से हुआ। यह ऐसा राष्ट्रवादी समुदाय था जो हिंसा व साहसिक कार्यों में विश्वास करता था। अपने शुरू के समय से ही यह पूंजीवाद व राजतंत्र विरोधी था, परंतु सन 1921 में इस समुदाय ने संपत्तिवान वर्गों, जमींदारों व उद्योगपतियों का साथ दिया और संपत्तिवान वर्गों ने इस समुदाय का साथ दिया। 1921 नवंबर में राष्ट्रीय फासिस्ट दल का निर्माण किया गया। 28 अक्टूबर 1922 को प्रसिद्ध रोम अभियान मार्च ऑन रोम आरंभ हुआ। इटली के राजा ने इस मार्च या अभियान को खदेड़ने के स्थान पर मुसोलिनी का स्वागत किया और 29 अक्टूबर को इटली के राजा ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उसने स्वीकार कर 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी ने अपना पहला मंत्रिमंडल बनाया तथा 14 जुलाई 1943 तक वह इटली पर एक छत्र शासन करता रहा, जिसको फांसीवादी नाम या फासिज्म कहा जाता है। इस विचारधारा की जो हमने चर्चा की, उसके प्रथम पैगंबर के रूप में तो जो दांते हैं, उन्होंने इटली की राष्ट्रीय एकता, उसके गौरव, उसका प्रतिष्ठा, उसका अनुशासन और उसकी निरंकुशता, उसकी शक्ति और राजनीतिक विस्तार का जो विवेचन दांते ने किया, उसके आधार पर उसको पैगंबर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचना डी मोनार्कियो में रोम को विश्व विचार का स्रोत और विश्व शासन का केंद्र जो माना था, उसके आधार पर मुसोलिनी से पहले उन्होंने इटली की राष्ट्रीय या राज्य की शक्ति, सर्वाधिकारवादी शक्ति और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की बात अपनी पुस्तक डी मोनार्किया में लिखी हैं। फासिज्म की नींव वास्तव में रूसो, हीगल, नीत्शे व चैम्बरलेन के विचारों ने ही रख दी थी। इन लेखकों की विचारधाराओं ने ही मुसोलिनी तथा हिटलर जैसे नेताओं को जन्म दिया। एक जाति, एक राज्य, एक दल, एक नेता के मंत्र का इन विचारकों द्वारा मार्ग दिखाया गया। रूसो ने जो बुद्धि के प्रति अविश्वास प्रकट किया था, वह फासिज्म में विवेक विरोधी तत्व का आधार बना या बुद्धिवादी तत्वों के विरोध का कारण बना। मुसोलिनी व हिटलर अविश्वास प्रकट किया और वह फासिज्म के विवेक विरोधी तत्व का आधार बना। मुसोलिनी व हिटलर शोपेनहावर, नीत्शे, सोरेल, बर्गसन
के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से अधिक प्रभावित थे। जो मुसोलिनी और हिटलर के विचारों पर जो ज़्यादा प्रभाव पड़ा उसमें शापेनहाउर, नीत्शे, सोरेल, बर्गसन आदि दार्शनिकों का और विचारकों का रहा। इन लेखकों का यह विचार कि व्यक्ति अपने आचरण में मूल प्रवृत्तियां एवं भावनाओं के वशीभूत रहता है, विवेक या तर्क के नहीं, उनके लिए यह मूल मंत्र बन गया। यही कारण है कि फासिज्म अपने आप को इच्छा, विश्वास, मिथ या भ्रांति से व्यक्त करता है, तर्क व विवेक से नहीं। सामाजिक डार्विनवाद, गोबिनो और चैम्बरलेन ने जो नस्ल के सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया, वे फासिज्म के लिए काल्पनिक गाथा बन गए। इटली ने इसका रूप राष्ट्र व जर्मनी में नॉर्डिक जाति के रूप में निखर कर सामने आया, क्योंकि देखा जा सकता है कि इटली में राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा और उसके गौरव को बढ़ाने के लिए मुसोलिनी ने जो मेहनत की या उसके लिए उसने काम किया, उसी तरह से जर्मनी में नॉर्डिक जो जाति है उसको सबसे श्रेष्ठ जाति के रूप में स्थापित करने की बात की गई। और ये दोनों जो नेता मुसोलिनी और हिटलर थे, इन्होंने एक राज्य और एक जाति, इन पर जोर देते हुए अपने सिद्धांतों के आधार पर सर्वाधिकारवादी या एकाधिकारवादी राज्यों की स्थापना की। फासिज्म ने चार्ल्स डार्विन के इस सिद्धांत का भी अनुसरण किया कि जीवित रहने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। वही समूह है जीवित होता है जिसमें एकता व अनुशासन है। मेजिनी के इस कथन का कि जिन राष्ट्रों ने अपने समाज की परंपराओं का पोषण किया है वे बड़े राष्ट्र बने हैं, इसका प्रभाव भी फासिज्म और नाजीवाद या मुसोलिनी या और हिटलर पर पड़ा कि जिन राष्ट्रों ने अपने समाज की परंपराओं का पोषण किया है वे बड़े राष्ट्र बने हैं, ऐसा मेजिनी की विचारधारा में कहा गया और इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। फासिज्म ने रोम साम्राज्य की परंपराओं, रूढ़ियों आदि का प्रयोग अधिक किया। हीगल का रहस्यवाद और निरपेक्षतावाद तो फासिज्म का हृदय था। हीगल ने राज्यों को सर्वशक्तिमान, अभ्रांत, नैतिक गुणों का स्रष्टा माना था। मुसोलिनी के लिए ये गुण मानव मात्र के लिए सर्वोत्तम आदर्श बन गए। चैम्बरलेन के नेतृत्व के सिद्धांत ने फासिस्ट नेता की कल्पना का समर्थन किया। स्वयं इटली के लेखकों ने, विशेषकर एनरिको कोरादिनी और गैब्रियल डी अनंजियो ने उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का प्रचार किया। इन राष्ट्रवादी समुदायों ने जो इटली में विद्यमान थे, व्यक्ति के स्थान पर राष्ट्र की प्रतिष्ठा और उसके गौरव की गाथाओं पर जोर दिया और उसको स्थापित करने की बात कही। फासिज्म इन सब विचार दर्शनों का प्रतिफल था। फासिज्म किसी राजनीतिक सिद्धांतों व राजनीतिक दर्शन में विश्वास नहीं करते। उनके लिए ये औपचारिक सिद्धांत लोहे या टिन के वे डिब्बा है। मुसोलिनी कहता था कि हमारा कार्यस्थल, हम इटली पर शासन करना चाहते हैं, हमारा कार्यक्रम सरल है और हम इटली पर शासन करना चाहते हैं।
विपक्ष वाले हमसे कार्यक्रम पूछते हैं, किंतु पहले से ही हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हमने फांसीवाद का अर्थ व इसके इटली में जो विस्तार का या फासिज्म के विस्तार का जो रूपरेखा थी उसके परिचय के संदर्भ में हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। अगले वीडियो में हम फांसीवादी विचारधारा के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते समय 2 गज की दूरी और मास्क आवश्यक रूप से पहने। एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद।